हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म बाय अपूर्वा मैम। मैं अपूर्वा मिश्रा आप सभी का इंग्लिश जंक्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है, हम 10th बोर्ड की सीरीज को कर रहे हैं अभी, और मैं 10th बोर्ड का सिलेबस इंग्लिश का कवर करा रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जो कि टोटली बोर्ड पैटर्न पर हैं, और लॉन्ग आंसर्स जो कि टोटली बोर्ड पैटर्न पर हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर पोएम से, और पैसेज से भी पूछे जाते हैं। पोएम से भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखते हुए, मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और लॉन्ग आंसर जैसे कि बोर्ड में पूछे जाते हैं वैसे लॉन्ग आंसर आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सो व्हाट वी हैव ऑन द स्क्रीन, वी हैव द एक्सट्रैक्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है? फर्स्ट स्टैंजा है आपके पास, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। कितनी प्यारी सी लाइन्स हैं ये। और जैसे कि मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम का एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुकी हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार एक्सप्लेन करने से आपकी क्लास भी लंबी होगी। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर को करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे, और आप एक दो बार पढ़ने के बाद इनको अच्छे से कर भी सकते हैं। और हाँ, आप कहीं पर अपने प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, रजिस्टर पे लिखते चलें, जितने भी आपके साथ आपके पास में क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। एंड हाँ, जिस जिस अकॉर्डिंग मैं आपको करा रही हूँ, आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने नोट्स प्रॉपर वे में बनाते चलें इन वीडियोस के साथ साथ, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे, उनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें अच्छे से लर्न हो जाएंगी और आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। We have the first question here on your screen, and that is name the poem and the poet। पोएम का नेम क्या है एंड पोएट का नेम क्या है? तो अगर आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजीली दे पाएंगे। द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम डस्ट ऑफ स्नो है और पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो डू? जो क्रो है वो क्या कर रहा है? तो द क्रो शूक द ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री। क्रो क्या करता है? हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस को हिलाता है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, जिसको हम लोग धतूरे का पेड़ या धतूरे के फूल, उसपे जो फूल आते हैं तो उसे धतूरे के फूल कहते हैं, और जनरली इसको धतूरे का पेड़ ही कंसिडर कर सकते हैं। तो द क्रो शूक द ब्रांचेस ऑफ द हेमलॉक ट्री। क्रो क्या कर रहा होता है? हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस को हिला रहा होता है। एंड द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट। और क्या होता है? जो डस्ट ऑफ स्नो होता है, जो बर्फीले कण होते हैं छोटे छोटे, वो कण गिरते हैं आके हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। सो व्हाट डिड द क्रो डू? क्रो जो था वो ब्रांचेस को हिला रहा होता है। जब ब्रांचेस हिलाते हैं तो पेड़ के नीचे पोएट खड़ा होता है, उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरते हैं आके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does dust of snow refer to? Dust of snow किसे कहा गया है इस पोयम में, ये पूछा जा रहा है। तो dust of snow refers to the small particles of snow that fell from the tree। dust of snow, snow के उन छोटे छोटे पार्टिकल्स, उन छोटे छोटे कण को बोला गया है जो कि ट्री से गिरते हैं आके। ओके, तो डस्ट ऑफ स्नो जो बर्फीले कण होते हैं, छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं, झड़ के बर्फ, जैसे पेड़ पे लदी हुई खड़ी है बर्फ, बहुत ज्यादा पड़ी है, तो झड़ के छोटे छोटे से कण गिरते हैं आके जो पेड़ के ऊपर, उसको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। कभी हम लोगों ने भी फील किया है, बारिश हो रही होती है, हम लोग हाथ निकालते हैं तो बारिश की बूंदें हमारे हाथ पे गिरती हैं, तो वो चीज उस टाइम कितनी अच्छी लग रही होती है। कभी फील करके देखिए, बारिश का मौसम भी चल रहा है, वेदर भी अच्छा है, कभी बारिश हो तो आप उस पानी को अपने हाथ पे लेके देखिएगा। तो सेम, और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोयम को याद करिएगा, आंख बंद करके इस पोयम के बारे में सोचिएगा।
देखिएगा कितना अच्छा फील होता है। और कोशिश करिएगा कि आप शायद उस टाइम वो फील कर सकें जो फ्रॉस्ट जी ने फील किया होगा और फिर इस पोएम में लिख दिया होगा। अपनी फीलिंग्स को शब्दों में देना इज एन आर्ट। और फ्रॉस्ट जी एज यूजुअल पोएट हैं तो उन्हें तो ये आर्ट बहुत अच्छे से आती ही होगी। पर ये आप फील करके देखिएगा, मैंने भी कई बार किया है। बारिश की बूंदें जब हाथ पे गिरती हैं आके या अपने ऊपर गिरती हैं आके, तो एक कितना भी सैड मूड हो वो अच्छा हो जाता है, चेंज हो जाता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो सेम वही रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी हुआ इस पोएम में। कभी आप फील करके देखना बारिश में खड़े होके, शायद आप भी वो फील कर सके। मैंने तो किया है, मैंने तो ये चीज फील करी है कि हाँ, बारिश में खड़े होकर भीगना या बारिश की बूंदे हाथ पे पड़ना तो अच्छा फील होता है। तो आप भी करके देखना, आपको भी आई होप अच्छा ही फील होगा और शायद आप फील कर सके कि हाँ, फ्रॉस्ट ने उस समय क्या फील किया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिफर टू। ओ ओ ओ, ये क्वेश्चन जो है वो 2 टाइम हो गया है, तो इसको हम लोग लीव कर देते हैं क्योंकि अभी पढ़ चुके हैं। रिफर टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इफेक्ट डिड द फॉलिंग स्नो हैव ऑन द पोएट। जो फॉलिंग स्नो थी, जो गिरती हुई स्नो थी, उसने पोएट के ऊपर क्या इफेक्ट डाला, क्या प्रभाव डाला। द फॉलिंग स्नो चेंज द पोएट्स मूड, जैसे कि हम लोग पोएम में भी पढ़ चुके हैं कि जब स्नो गिरी तो पोएट का मूड चेंज हो गया। तो जो फॉलिंग स्नो थी, गिरती हुई स्नो थी, उसने पोएट्स के मूड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। एंड मेड हिम फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड, और उसको हैप्पी और रिफ्रेश्ड मीन्स खुश और तरोताजा कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which poetic device is used in Dust of Snow? Dust of Snow में कौन सी poetic device यूज करी गई है? तो Dust of Snow में alliteration यूज करी गई है। The poetic device used is alliteration. The poetic device that is used in Dust of Snow is alliteration. ऐसे भी लिख सकते हैं आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन। इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा, शायद मैंने नहीं किया या मैं भूल गई होंगी, तो आप जरूर कर दीजिएगा। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, द पोएटिक डिवाइस दैट यूज्ड इन डस्ट ऑफ स्नो इज एलिट्रेशन। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। इट इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और कॉन्सोनेंट्स। वर्ड्स और कॉन्सोनेंट जब रिपीट होते हैं तब वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। क्या? एलिट्रेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच व्हेन वर्ड्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर रिपीट्स। जैसे कि इस पोएम में दिया गया है, मैं आपको एक्सट्रैक्ट दिखाती हूँ। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ओ कॉन्सोनेंट है, ओ वॉवेल है, इसमें तो ओ वॉवेल है, ओ का रिपीटेशन दिखाया जा रहा है। जैसे ये क्रो में ओ है, शूक में डबल ओ है, डाउन में ओ आया है, ऑन में ओ आया है, देन द डस्ट ऑफ स्नो में ऑफ में ओ आया है, स्नो में ओ आया है, फ्रॉम अ हिमलॉक ट्री तो फ्रॉम में ओ आया है। तो यहाँ पर किस चीज का रिपीटेशन है? वॉवल साउंड का रिपीटेशन है। रिपीटेशन किसी वर्ड, किसी कॉन्सोनेंट या वॉवल साउंड के रिपीटेशन को, जब बार बार वो चीज रिपीट हो किसी लाइन में, तो वहां पर रिपीटेशन या एलिटरेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होती है, पोएटिक डिवाइस होती है। तो इसमें हमको क्या मिल रहा है? रिपीटेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओ, शूक डाउन, ऑन, डस, ऑफ, स्नो, फ्रॉम, इन सब में ओ का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। एलिटरेशन जब किसी शब्द की या किसी वर्ड की बारंबारता आती है किसी लाइन में, रिपीटेशन आता है किसी लाइन में किसी वर्ड या कॉन्सोनेंट का, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? एलिटरेशन। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एलिटरेशन, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर दूंगी और हम लोग फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये और अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा कि एलिटरेशन क्या होता है। जब किसी वर्ड में
जब किसी वर्ड का या किसी कॉन्सोनेंट का, किसी वोवेल का रिपीटेशन होता है तो उसे एलिटरेशन कहते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है हमारे पास, सेकेंड स्टैंजा है हमारे पास। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैव रेव्ड। तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, तो हम सीधे इसके क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स मूड। पोएट्स के मूड में क्या चेंज आता है? क्या चेंज आता है? पोएट पहले सैड होता है, बाद में हैप्पी हो जाता है। तो द पोएट सैड मूड चेंज इनटू अ हैप्पी एंड पॉजिटिव मूड। पोएट का सैड मूड हैप्पी और पॉजिटिव मूड में चेंज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड र्यूड मीन्स। र्यूड वर्ड जो आया है इस एक्सट्रैक्ट में, इस स्टैंजा में, उसका क्या मतलब होता है? र्यूड का मतलब होता है रिग्रेटेड। अब आप पूछेंगे रिग्रेटेड का क्या मतलब होता है? र्यूड मीन्स दुखी, उदास, रिग्रेटेड। दुखी में मतलब एक होता है कि किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो हम दुखी हो गए, तो हम सैड हो गए। एक होता है र्यूड या रिग्रेटेड का मीन्स होता है दुखी में, जैसे हमने कोई काम कर दिया या हम कोई काम नहीं कर पाए, उस बात को लेकर जब हम दुखी होते हैं तो वहां पर र्यूड या रिग्रेटेड वर्ड का यूज किया जाता है। कैसे? जब हम कोई काम कर दिए या हम कोई काम नहीं कर पाए, उस बात को लेकर जब हम दुखी होंगे तब हम सैड नहीं होंगे, रिग्रेटेड होंगे। तब हमारे दुख में पछतावे का भाव होगा। जब दुख में पछतावे वाला भाव आए तब क्या होता है? तब वहां पर र्यूड वर्ड या रिग्रेटेड वर्ड सुटेबल होता है। सैड भी सही है, सैड भी सही है। सैड जैसे अब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला गया तो हम सैड हो गए, हमारी मम्मी कहीं चली गई तो हम सैड हो गए, हमारी बहन कहीं चली गई तो हम सैड हो गए, हमारा भाई कहीं चला गया तो हम सैड हो गए। और आज हमारी हमारी और हमारे भाई बहन की लड़ाई हो गई, मैंने उससे कुछ बोल दिया, अब मैं उस बात को लेकर के सैड हूँ, तो मैं उस बात को लेकर के रिग्रेटेड हूँ, र्यूड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ज्यादा ही लड़ लिया जिस बात को लेकर के मैं र्यूड और रिग्रेटेड हूँ। अब यहाँ पर र्यूड और रिग्रेटेड वर्ड ज्यादा सुटेबल है अकॉर्डिंग टू सैड। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं या आप उनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं या आप किसी और चीज का वीडियो चाहते हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हो, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं बिल्कुल आपको उसी चीज से रिलेटेड वीडियो बना करके दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो सेव द पोएट्स डे। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएट्स का दिन कैसे सेव करती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि आगे का दिन तो आधा दिन तो पोएट का चला ही गया, किसमें चला गया? दुख में, उदासी में, रिग्रेटेड में, है ना। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जब गिरती है तो वो उसका जो रेस्ट ऑफ द डे था, बचा हुआ जो दिन था, उसको बचा लेती है, क्योंकि अब उसका मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। तो इस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो उसके बचे हुए समय को अच्छा कर देती है। इसका आंसर है, इट रिमूव्ड द पोएट्स सैडनेस एंड मेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे बेटर। क्या करती है? इट रिमूव्ड द पोएट सैडनेस, पोएट की सैडनेस को ये रिमूव कर देती है, हटा देती है, एंड मेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिज डे बेटर, उसके बचे हुए दिन को अच्छा और खुशहाल बना देती है, बेटर बना देती है पहले से। The fourth answer is what message does the poem convey। इस पोएम से हमको क्या मैसेज मिलता है? तो इस पोएम से हमको यही मैसेज मिलता है कि छोटे छोटे इंसिडेंट में, छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। बस हमको उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, हमको निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। The poem conveys that even small moments in nature can bring happiness and change our feelings। क्या होता है? द पोएम कन्वेज दैट, पोएम ये बताती है कभी कभी जो स्मॉल मोमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो कि प्रकृति के थ्रू होती हैं, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, खुशियां ला सकती हैं और हमारी फीलिंग्स को चेंज कर सकती हैं। मगर मीन्स अगर हम दुखी हैं तो वो हमको अच्छा कर सकती है। पोएम हमको ये मैसेज देती है। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स रिग्रेटेड। ऐसे भी आपके उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि जो रिग्रेटेड मीन्स है वो ऐसा कौन सा वर्ड है इस पूरे एक्सट्रैक्ट में जिसका मीन्स रिग्रेटेड है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा वर्ड है र्यूड। ओके,
तो ये तो हो गए आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अब आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डस्ट ऑफ स्नो से कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी आगे। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर को। ये भी मैंने बोर्ड पैटर्न पर ही बेस करके आपके लिए बनाए हैं, रेडी किए हैं। बोर्ड में अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोएट का माइंड कैसे चेंज होता है। तो सारा कुछ तो हम पढ़ ही चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे आंसर बताएंगे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको ये आंसर भी अच्छे से और इजीली समझ में आ जाए और आने पर आप इजीली उसको लिख भी लें। बस आपसे यही रिक्वेस्ट कह लीजिए कि आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए लिखते चलें तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी पढ़ने में भी और समझने में भी। तो इसका आंसर है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम, पोएम की शुरुआत में, द पोएट इज सैड, डिसअपॉइंटेड एंड फुल ऑफ रिग्रेट। पोएट कैसा था, दुखी था, डिसअपॉइंट मतलब निराश था, एंड फुल ऑफ रिग्रेट और पूरी तरीके से पछतावे से या दुख से भरा हुआ था। कुछ उसके साथ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उसे पछतावा या दुख जैसी फीलिंग्स आ रही होंगी। He feels that his day has been wasted. उसे ऐसा अनुभव हुआ कि आज का उसका पूरा दिन खराब चला गया है। एंड इज इन अ नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड, और अभी वो क्या है, माइंड की कैसी स्टेट में, नेगेटिव स्टेट में। जब माइंड की नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो हम ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना कुछ अच्छा सोच सकते हैं, ना कुछ अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो वही यही पोएट भी कह रहा है कि उसका दिन पूरी तरीके से वेस्ट हो गया और उसका माइंड जो है नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नकारात्मक चीजों से भरा हुआ है। फिर क्या होता है, सडनली अ क्रो सिटिंग ऑन अ हिमलॉक ट्री, अचानक से एक क्रो आता है और हिमलॉक ट्री पर बैठता है आके, एंड शेक्स द डस्ट ऑफ स्नो, और जो डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फीले कण होते हैं, बर्फ होती होगी पेड़ पे तो उसको हिलाने लगता है, ब्रांचेस को हिलाता है या बर्फ को हिलाता है, एक ही बात है। विच फॉल्स ऑन द पोएट, जो कि पोएट के ऊपर गिरती है आके। दिस स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट चेंज हिज मूड कम्प्लीटली, और ये छोटा सा वाक्य, छोटी सी घटना उसके मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। ही फील्स रिफ्रेश्ड, अब वो कैसा फील कर रहा है, रिफ्रेश्ड मीन्स तरोताजा फील कर रहा है, चीयरफुल मीन्स खुश, बहुत ज्यादा खुश, चीयरफुल अत्यधिक प्रसन्नता वाला, जब हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं वैसा हैप्पी सा फील कर रहा है, एंड होपफुल और आशावादी हो गया। अभी तक कैसा था, डिसअपॉइंटेड था, निराशाजनक था, अब क्या हो गया, अब आशाजनक हो गया, अब होपफुल हो गया है। He realizes that even a smallest moment in life can bring happiness and positivity in life. और वो क्या रियलाइज करता है कि एक छोटा से छोटा वाक्य भी, एक छोटी से छोटी घटना भी हमारे जीवन में खुशी को ला सकती है और पॉजिटिविटी मतलब सकारात्मक चीजों को ला सकती है। आई होप आपको इतना आंसर समझ में आया होगा। अभी वही आंसर कंटिन्यू है, वो एक पेज में क्या हुआ था, टाइप नहीं हो पाया था, इसलिए इसको 2 पेजेस में मैंने टाइप किया है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है तो इतना तो बनता है ना बेटा। यस, तो आगे का आंसर है, the poet also understand that we should not remain upset for long. पोएट इस चीज को भी समझ जाता है कि हमको बहुत देर तक अपसेट, दुखी नहीं रहना चाहिए, बिकॉज नेचर हैज द पावर टू हील अवर माइंड एंड हार्ट्स, क्योंकि नेचर के पास पावर है किस चीज की, हमारी, नेचर हैज पावर टू हील अवर माइंड्स, हमारे दिमाग को, हमारे हार्ट्स को हील करने की पावर है। मतलब हील जब अच्छा फील होता है, हील करने की पावर है, अच्छा करने की पावर है। हमारा माइंड है, हमारा हार्ट है, जब वो दुखी होता है, उदास होता है, तो नेचर के पास वो पावर है जब वो हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को अच्छा फील करा सके, बेटर फील करा सके, हैप्पी फील करा सके। तो पोएट को ये रियलाइज हो गया कि उनको बहुत समय तक दुखी या उदास या अपसेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नेचर के पास वो पावर है जब हमारे माइंड को, जो हमारे माइंड को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को अच्छा फील करा सकती है। Thus the poem shows that a small incident can completely change a person's mood and outlook towards life. जैसे कि बता चुकी हूँ,
एक छोटी घटना भी पूरी तरीके से एक पर्सन के मूड को और उसके जीवन जीने के तरीके को, जीवन को देखने के नजरिए को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके वैल्यू पॉइंट्स। देखिए, ये है आपका लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका जैसे आपने लिख दिया, उसके बाद वैल्यू पॉइंट्स डाल के पॉइंट में आप 4-5 पॉइंट्स लिख दीजिए जो एक पूरे आंसर को एक समराइज कर दे 4-5 पॉइंट्स में। तो ऐसे क्या होता है, एग्जामिनर पे उसका इफेक्ट अच्छा पड़ता है, वो आपके आंसर लिखने की स्टाइल से प्रभावित होता है, अच्छा होता है और मार्क्स अच्छे देता है। कभी भी आंसर लिखिए, उसके बाद वैल्यू पॉइंट्स लिख करके पॉइंट डाल करके आपके जो आंसर आपका समराइज कर दे, ऐसे 4-5 पॉइंट्स में अपना आंसर लिख दीजिए। तो इससे जो आपका एग्जामिनर पे है वो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपके आंसर लिखने का। सो नाउ वी हैव वैल्यू पॉइंट्स ऑफ द आंसर। आंसर के वैल्यू पॉइंट्स है। वैल्यू पॉइंट क्या है? पोएट वॉज सैड, डिसअपॉइंटेड एंड फुल ऑफ रिग्रेट। पोएट कैसा था? सैड था, डिसअपॉइंटेड था एंड फुल ऑफ रिग्रेट था। अ क्रो शूक द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। एक क्रो आता है जो कि हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो को हिलाता है। द इंसिडेंट चेंज द पोएट्स मूड कम्प्लीटली। जो इंसिडेंट है वो पोएट के, ये जो छोटी सी घटना है, ये पोएट के मूड को पूरी तरीके से बदल देता है। ही बिकेम चीयरफुल, होपफुल एंड पॉजिटिव। अब पोएट कैसा हो जाता है? खुश हो जाता है, आशावादी हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। कैसा? खुश हो जाता है, आशावादी हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। नेचर हैज द पावर टू हील एंड रिफ्रेश अवर माइंड। नेचर के पास वो पावर है जिससे वो हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकती है, तरोताजा कर सकती है, हील कर सकती है, उसे अच्छा कर सकती है, बेटर बना सकती है। इवन अ स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग अ बिग पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइफ। यहाँ तक कि एक छोटा सा वाक्य भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी ला सकती है। तो ये 2 पेजेस में हुआ आपका फर्स्ट वाला लॉन्ग आंसर। आई होप आपको इसका आंसर अच्छा आया लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बनाते चलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। व्हाट मैसेज डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। इसका आंसर है, through the poem Dust of Snow, Robert Frost gives a beautiful and inspiring message that we should never lose hope in life। कि इस पोयम के जरिए, डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है, इस पोयम के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर सा एंड इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग मीन्स जो प्रेरणा देता हो, ठीक है। तो इससे हमको एक प्रेरणादायक मैसेज मिलता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक मैसेज देते हैं। क्या देते हैं? दैट वी शुड नेवर लूज होप इन लाइफ, कि हमको अपने जीवन में कभी भी आशा नहीं खोनी चाहिए। इवन अ स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट कैन चेंज आवर मूड एंड मेक अस फील हैप्पी। यहाँ तक कि कभी कभी क्या होता है, एक स्मॉल इंसिडेंट भी क्या कर देता है, हमारे मूड को पूरी तरीके से चेंज कर देता है। इवन अ स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट का मतलब है छोटा सा और ऐसा इंसिडेंट जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इस समय हमारे साथ हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हमारे मूड को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है और हमको खुश बना सकता है, पहले से हमको हैप्पी फील करा सकता है। द पोएट यूजेस अ क्रो एंड अ हिमलॉक ट्री। पोएट ने क्या यूज किया है? क्रो को यूज किया है, हिमलॉक ट्री को यूज किया है, विच आर यूजुअली कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ बैड लक एंड सैडनेस। जो कि क्या कंसीडर किए जाते हैं, किसका प्रतीक माने जाते हैं? बैड लक का और सैडनेस का, मतलब दुर्भाग्य का और सैडनेस का प्रतीक माने जाते हैं। हाउएवर दीज वेरी सिंबल्स बिकम द रीजन फॉर द पोएट्स हैप्पीनेस। लेकिन इस पोएम में क्या होता है, यही जो 2 सिंबल्स है, जो सैडनेस का, निगेटिविटी का, बैड लक का सिंबल माने जाते हैं, यही 2 सिंबल्स पोएट को एक रीजन देते हैं उसकी खुशी का। पोएट के पास उस टाइम खुशी का कोई रीजन नहीं होता है, और यही 2 सिंबल्स होते हैं जो नेगेटिविटी के लिए जाने जाते हैं, जो बैड लक के लिए जाने जाते हैं। वही रीजन, वही सिंबल्स उसको रीजन देते हैं एक खुशी का, पोएट को। दिस टीचेस अस दैट पॉजिटिव चेंज कैन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस। और ये हमको ये दिखाता है, ये जो सिंबल्स इन्होंने यूज किए हैं,
ये हमको ये दिखाता है, ये सिंबल्स हमको ये दिखाते हैं कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक चीजें हैं तो नकारात्मक सिंबल्स हैं, नेगेटिव सिंबल्स हैं तो नेगेटिव चीजें ही लेकर के आएंगे, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जो अनएक्सपेक्टेड सोर्स होते हैं जिनसे हमको पॉजिटिविटी की जरा भी उम्मीद नहीं होती है, कभी कभी वो भी हमारे लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर के आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, आई थिंक ये थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे। नहीं नहीं कटा नहीं है, योर यहाँ पे शायद एक्स्ट्रा टाइप हो गया है, इसको आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा। द पोयम से पढ़ेंगे हम लोग। द पोयम ऑल्सो हाईलाइट्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। पोएट ऑल्सो क्या हाईलाइट करती है, नेचर में जो हीलिंग पावर है। नेचर पता है क्या होता है, नेचर के पास हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। पेड़ों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, झरनों के बीच में जाकर के क्या होता है, हमारा मन अच्छा हो जाता है ना। कभी हम पहाड़ों पे घूमने जाए या अच्छे मौसम में शाम को जहाँ बहुत सारे पेड़ हो वहां घूमने निकल जाए तो हमारा मन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना। नेचर के पास जाके हमेशा मन अच्छा हो जाता है, अच्छा फील होता है, खुशी फील करते हैं। कितना भी दिन खराब गया हो, शाम के टाइम पे अच्छी हवाएं चल रही हो, अच्छा मौसम हो और छत पे बैठ जाओ जाके तो मौसम अच्छा हो जाता है, तो मेरा मन भी अच्छा हो जाता है। छत, अच्छी हवा में घूमना, पेड़ों के बीच घूमना, पहाड़ों में घूमना, तो ये क्या है, ये नेचर की हीलिंग पावर ही तो है जो हमारे खराब मन को भी अच्छा कर देती है। तो इसमें जो पोएट है वो नेचर की हीलिंग पावर के बारे में भी बता रहा है। आजकल लोग बहुत ज्यादा बिजी है मेटेरियलिज्म में। किसमें बिजी है, यहाँ घूमना वहां घूमना, मूवी जाना, इन सब चीजों में, रेस्टोरेंट जाना, मूवी जाना, इन सब चीजों में ज्यादा बिजी है, मॉल जाना, शॉपिंग करना। लेकिन ये सब चीजें भी इतनी खुशी नहीं देंगी जितनी खुशी आपको नेचर दे देगी। आप रेस्टोरेंट जाके देखिए, आप मूवी के लिए जाके देखिए, और नेक्स्ट डे आप किसी ऐसी जगह जाइए जहाँ बहुत सारे पेड़ हो, अच्छी हवा चल रही हो, शाम का टाइम हो और आप बैठे हो। दोनों में कंपेयर करना वो चीज ज्यादा अच्छी लगेगी जो आप नेचर के पास होंगे, अकॉर्डिंग टू मूवी और शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट वॉट एवर। सो इसमें पोएट पोएट यही दिखाना चाहता है कि नेचर के पास भी एक हीलिंग पावर होती है। नेचर की हीलिंग पावर को इसमें पोएट ने, कवि ने हाईलाइट किया है। नेचर हैज द एबिलिटी टू रिमूव सैडनेस। नेचर के पास वो एबिलिटी है जो वो हमारी सैडनेस को रिमूव कर सकती है। एंड फिल आवर हार्ट्स विद होप एंड पॉजिटिविटी। और हमारे दिलों को भर देती है नई आशा से, नई उम्मीद से, नई सकारात्मक चीजों से। हमारे दिल को, हमारे मन को पूरी तरीके से भर देती है। मतलब नेचर के पास जाना चाहिए। इन शॉर्ट पोएट कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देना चाहता है। और आप कभी नेचर के पास जाकर देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा। मैं ट्राई कर चुकी हूँ, आप भी ट्राई करके जरूर देखना। देयरफॉर वी शुड अप्रिशिएट द लिटिल मोमेंट्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक। देयरफॉर वी शुड अप्रिशिएट द लिटिल मोमेंट्स ऑफ लाइफ। हमें अपने जीवन के छोटे छोटे मोमेंट्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ उनको भी ध्यान दे, छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ इस मोमेंट की वजह से मेरे साथ ये अच्छा हुआ। उनको भी, सबसे बड़ी बात है, उनको भी फील करना चाहिए। जब हम छोटे मोमेंट्स को फील कर पाएंगे तभी उनको, उनका अप्रिशिएशन भी कर पाएंगे, तभी उनको अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। एंड ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक। और हमेशा कैसे रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, मतलब आशावादी रहना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी। तो हमेशा हमको कैसा रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। इसमें भी मैंने आपके लिए वैल्यू पॉइंट्स बनाए हैं, तो चलिए एक नजर डाल देते हैं वैल्यू पॉइंट्स पे। नेवर लूज होप इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। पहला वैल्यू पॉइंट्स का है कि हमको अपनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी होप नहीं खोनी चाहिए कि नहीं अब ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं अब हम खुश हो ही नहीं सकते, अब मेरी लाइफ में सब कुछ बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इतना ज्यादा कभी भी हमको निराशावादी नहीं होनी चाहिए। कभी भी हमको कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो उसमें अपनी होप को नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं से एक ऐसा डस्ट ऑफ स्नो गिर सकती है हमारे ऊपर भी, कुछ बारिश की बूंदें गिर सकती हैं हमारे ऊपर भी, जिनसे हमको अच्छा फील हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है
स्मॉल इंसिडेंट कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिव चेंज। छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं हमारे साथ में, वो भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में ला सकते हैं। बस जरूरत है उन इंसिडेंट्स को फील करने की, उन इंसिडेंट्स पे ध्यान देने की, उन इंसिडेंट्स को रियलाइज करने की, जैसे कि फ्रॉस्ट जी ने किया। थर्ड पॉइंट है, पॉजिटिव चेंजेस में कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्स। कभी कभी पॉजिटिव चेंजेस अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी आ जाते हैं, जिनके हमने उम्मीद नहीं करी होती है ना, कि यहाँ से कुछ अच्छी खबर आएगी, यहाँ से कुछ अच्छा आएगा, वहां से भी कुछ अच्छी चीजें आ जाती है हमारे पास। तो कभी भी किसी चीज को पूरी तरीके से निगेटिव नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जो चीजें अच्छी होने वाली होती हैं उनसे भी हमारा हमको क्या होता है, कुछ लॉस हो जाता है। कभी कभी अच्छी जगह से भी हमको बुरी चीजें मिल जाती हैं, और कभी कभी बुरी से बुरी चीजों से भी हमको अच्छी चीजें मिल जाती हैं। तो पॉजिटिव चेंजेस में कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, पॉजिटिव चीजें अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से भी आ सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है, नेचर हैज द पावर टू हील एंड रिफ्रेश अस। नेचर के पास वो पावर है कि हमको हील कर सके, रिफ्रेश कर सके, तरोताजा कर सके और अच्छा कर सके। अप्रिशिएट द लिटिल जॉयज ऑफ लाइफ। हमको अपनी लाइफ के छोटे छोटे जो जॉयज हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी चीजें तो कभी ही होंगी, पर छोटी छोटी चीजें तो अक्सर होती ही रहती हैं। और वो छोटी छोटी चीजें हम अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी जॉयज, लाइफ की छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए, उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा कैसे रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए और ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और आशावादी रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड लॉन्ग आंसर। और इतने शॉर्ट आंसर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर, ये दो लॉन्ग आंसर, इससे बाहर आपका बोल्ड इस डस्ट ऑफ स्नो में नहीं जाएगा, इससे ही आएगा, इससे ही आने की संभावना रहती है। और अगर आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर आप लिख देंगे, आई नो वेरी वेल। ओके, so please make your notes properly, doing your studies well। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो एज यूजुअल मैं आपसे कहना चाहूंगी दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय अपूर्वा मैम। प्लीज सपोर्ट गाइज। Thank you for watching YouTube channel English Junction by Apurva ma'am. Bye bye.